हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुरुकुल शिक्षा में आपका स्वागत है। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के रिजल्ट तो आपने देखा ही होगा, लेकिन चुनाव के रिजल्ट के साथ साथ एक चीज और न्यूज में चल रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट को लेकर। अब देखिए 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इस पे पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं तो स्टार्ट हो ही जाएगी। देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और एक इलेक्शन को फेयर तरीके से कराने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बहुत ज्यादा रोल होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ चेंजेस किए हैं, तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर कौन होते हैं, उनका रोल क्या होता है, पहले वो कैसे अपॉइंट किए जाते थे और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद अब इसमें क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, चाहे लोकसभा इलेक्शन हो या स्टेट इलेक्शंस हो या प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे 25 जनवरी 1950 में इलेक्शंस को फेयर तरीके से कंडक्ट कराने या रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। 1990 तक तो इसमें अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद से लेकर इलेक्शंस में करप्शन, वोट मैनिपुलेशन और इलीगल वोट डीलिंग देखने को मिलता है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन लगातार इस पे एलिगेशन लगती रहती है कि कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करती है और इसे लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल किया जा चुका है। अब अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो ये इलेक्शन कमीशन के हेड यानी एग्जीक्यूटिव होते हैं। अभी करेंटली राजीव कुमार जी एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सर्व कर रहे हैं। देखिए, अगर हम इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पूरे स्ट्रक्चर को समझें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो तो एग्जीक्यूटिव हेड यानी हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन होते हैं, लेकिन उनके अंदर 2 इलेक्शन कमिश्नर भी काम करते हैं। अगर हम बात करें तो अंडर द इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 1991 इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर 6 साल या तो अप टू द एज ऑफ 65 जो भी पहले अटेंड होता है उसके तहत वो बनाए जाते हैं। यानी उनका या तो 6 साल का टेन्योर रहेगा या तो एट द एज ऑफ 65 उनका टेन्योर रहेगा। देखिए, अब बात अगर हम सोचे तो ये सारा ये जो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है पिटीशन को लेकर, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो देखिए, ये सब स्टार्ट होता है अरुण गोयल को अपॉइंटमेंट को लेकर। अब देखिए, अरुण गोयल कौन थे? अरुण गोयल एक 1985 के बैच के आईएएस ऑफिसर थे। अब होता क्या है कि 18 नवंबर 2022 को वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं। अब 19 नवंबर 2022 को क्या होता है, उनको एज ए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट कर लिया जाता है और 31 नवंबर को उनको चार्ज दे दिया जाता है। अब ये प्रोसेस, अब देखिए यहाँ पर बात क्या आता है कि उनको जो अपॉइंटमेंट होता है वो विद इन 24 आवर होता है। मतलब तुरंत वो 18 नवंबर को वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं और 19 नवंबर को उन्हें एज ए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। अब यहाँ देखिए, बात यहाँ समझिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन में साफ साफ कहा है कि हम अरुण गोयल के क्वालिफिकेशन या कैपेबिलिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि प्रोसेस पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे किसी को 24 घंटे के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे बड़े पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया जाता है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, अब जो ये डिसीजन लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन आया था वो बेसिकली 5 जजेस ने मिलकर इस पिटीशन को फॉलो किया है और इस पिटीशन पे जजमेंट सुनाया है। ठीक है, उसमें जस्टिस के एम जोसेफ जो कि हेड कर रहे थे इस पूरे मुद्दे को, और उनके साथ 4 अलग जस्टिस हैं, जैसे जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनुराधा बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सीटी रवि कुमार। तो इनका यही कहना था कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी इलेक्शन कमीशन जो होता है वो एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस पे किसी का भी अधिकार नहीं होता है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। और अगर इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए वो खतरा की बात है। और वही हुआ था, अरुण गोयल के साथ भी वही हुआ था कि उन्होंने एज अ वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया, जस्ट उसके 24 घंटे के बाद ही उनको एज अ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट कर लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सोचने वाली बात हो गई थी कि आखिर का ऐसा ये प्रोसेस किस तरह से फॉलो किया गया। अभी तक इसे ये एक मिस्टीरियस बात बनी हुई है कि कौन सा प्रोसेस फॉलो करके इनको बना दिया गया था। देखिए, अब अगर हम समझे तो
इलेक्शन कमीशन का हम समझ लिए कि क्या हुआ, ये पूरा मुद्दा क्या था और कहां से क्या स्टार्ट हुआ और क्यों ये पिटीशन फाइल किया गया था। अब हम समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने चेंजेस लाए हैं, तो पहले इनके अपॉइंटमेंट को लेकर क्या रूल्स थे और अब इनमें रूल्स में क्या चेंजिंग लाए हैं। तो देखिए, पहले क्या होता था कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 सब सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर जो इलेक्शन कमिश्नर होते थे, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे पार्लियामेंट में, उनके एडवाइस पे प्रेसिडेंट उन्हें इलेक्ट करते थे। ठीक है, लेकिन अब उसमें क्या चेंजेस ला दिया गया है कि अब जो अपॉइंटमेंट हो गया वो प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट विद द एडवाइस ऑफ 3 मेंबर्स। 3 मेंबर का एक कमेटी बनाया जाएगा, जिनमें कौन कौन रहेंगे? उनमें फर्स्ट में रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, सेकंड में रहेंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन। अगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है कोई, तो जो अपोजिशन में सबसे बड़ा पार्टी रहेगा, उनके लीडर को लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे माना जाएगा और वो इस कमेटी के मेंबर होंगे। और तीसरा में कौन होगा? तीसरे में होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये तीनों का एक कमेटी होगा और यही डिसाइड करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन से बेसिस पे और किन्हें बनाया जाएगा। तो देखिए, अभी जो हमें राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका टेन्योर 2025 तक है। मतलब 2024 का जो इलेक्शन है, जो इन्हीं के अकॉर्डिंग होगा, जो लोकसभा इलेक्शंस होने हैं वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होगा, ये तो कंफर्म है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, जो उनके बाद यानी 2025 के बाद ही जो अगले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट किए जाएंगे, वो नए प्रोसेस के तहत अपॉइंट किए जाएंगे। देखिए, अब इस डिसीजन को भी लेकर लोगों का अलग अलग दो राय बन चुके हैं। कुछ लोग इसे सही कह रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस प्रोसेस से इलेक्शन कमीशन में और अपॉइंटमेंट को लेकर ट्रांसपेरेंसी आएगी और ये रियली में एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम कर पाएगी, जो कि एक डेमोक्रेसी या फिर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं साथ साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है या मानना है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसमें क्यों डिसीजन लेगी। उनका ये क्वेश्चन है कि आखिरकार जो ये कमेटी बनेगी, जो 3 मेंबर्स का कमेटी रहेगी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्यों। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जुडिशियरी जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, उसमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि कॉलेजियम सिस्टम इसमें अप्लाई किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करने में, बट कुछ लोग यही कह रहे हैं कि जुडिशियरी आखिरकार इसमें क्यों इन्वॉल्वमेंट कर रही है। तो देखिए, ये अब आप पे है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप भी अपने राय से अपने कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि क्या जुडिशियरी को इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्या वो इस कमेटी में इन्वॉल्व होने चाहिए, या फिर उनके इन्वॉल्वमेंट होने से कहीं ना कहीं जो जुडिशियरी सिस्टम है उसका ज्यादा करके डोमिनेंट बन रहा है। तो ये अब आप बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें।